हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं पूनम दलाधिया की जो बुक है उसके 9th चैप्टर से। अब एक्चुअली क्या है, ये जो बुक है ये कंबाइंड बुक है एंशियंट मेडिवल। हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मेडिवल इंडिया को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से थ्रू चैप्टर नंबर 9। लेकिन मेडिवल इंडिया के अंदर क्या है कि जब गुप्ता एम्पायर ख़त्म हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा भारत के अंदर उथल पुथल मचने लगी, सब कुछ तितर बितर हो गया, केस मचने लग गया। तो वैसे तो गुप्ता एम्पायर के अंदर ही हम लोग सीई एरा को देख लेते हैं, यानी कि एडी के अंदर तो हम एंटर कर चुके थे। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर एक प्रकार का पॉलिटिकल वैक्यूम चलते चलते थोड़ा सा एम्पायर मजबूती लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में होता था कि उथल पुथल मच रही है, जो एम्पायर या किंगडम बनाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत शॉर्ट टेन्योर का है। यहाँ पर उथल पुथल मचेगी, पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, लेकिन एम्पायर थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन के अंदर स्टेबिलिटी को पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का नाम देख लो पहले आप लोग। अर्ली मेडिवल इंडिया, द एज ऑफ रीजनल कन्फिग्रेशंस। 600 से लेकर 1200 सी तक की कहानी कवर करेंगे। यहाँ पर ना अब से जो भी चलेगा हमारे कोर्स में आगे मेडिवल इंडिया में, मतलब इस बुक के अंदर, पूनम दलाधिया की बुक के अंदर हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ इंडिया ऑल्सो एंड साउथ इंडिया ऑल्सो, और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। अब टर्म्स बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं करने वाली हैं, अलग अलग जो टर्म्स होती हैं, क्योंकि मेडिवल इंडिया इज़ ऑल अबाउट सीई एंड एडी, और बहुत सारे रीजन्स और टर्म्स से आप फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है। रीजनल कन्फिग्रेशंस का मतलब होता है यहाँ पर उथल पुथल तो मच रही है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रीजन्स एज एन एम्पायर, एज अ किंगडम, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स में आने की कोशिश करेंगे, या फिर उनका एक प्रॉपर हमें एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ भी कह लो आप इसको कहा जा रहा है यहाँ पर रीजनल कन्फिग्रेशंस। 600 से लेकर 1200 एडी कह लो या सी कह लो। एडी वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, मैंने आपको रीजन बताया था हिस्ट्री में। सी का करो कॉमन एरा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो जो टर्म है अर्ली मेडिवल, राइटर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात कह रहा है कि ये एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन पीरियड होता है। मतलब हम एंशियंट से मेडिवल के अंदर एंटर कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मेडिवल के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं, मेडिवल एरा के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। ठीक है। मैं प्रॉपर जो आपको पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ हिस्ट्री को स्टडी करने का कि आप मेडिवल इंडिया के अंदर कब एंटर करते हो, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर तरीके से वो टाइम शुरू होता है दिल्ली सल्तनत से। उससे पहले आप कहोगे कि सर इतना कुछ होता है मेडिवल इंडिया के अंदर, तो अभी 100 पेजेस तो आप पढ़ाने वाले हो 2 चैप्टर के, तो मैं उसको कहता हूँ अर्ली या फिर प्री मेडिवल इंडिया। ठीक है। वो आपको अभी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अभी इन 2 चैप्टर्स को खत्म करो, 9 और 10, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर हमारा ये गुप्ता एम्पायर गया, अब ये 9 और 10 मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़े चैप्टर्स हैं हमारे। 100 पेज के चैप्टर है, 50 पेज का ये, 50 पेज का वो है। ठीक है। तो अर्ली मेडिवल जो पीरियड है भारत के अंदर, यहाँ पर कुछ फीचर्स थे, मतलब अब कुछ कुछ चीज़ें आना शुरू होंगी। एक है फ्यूडलिज्म। अब ये कोई नया फिनोमेना तो नहीं है, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स पहले भी होते थे। यहाँ पर फ्यूडलिज्म का थोड़ा सा अस्तित्व चेंज हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर फ्यूडलिज्म एक ना डोमिनेंट सोशल सिस्टम बन गया। क्या था सोशल सिस्टम के थे, सोशल सिस्टम के अंदर अभी समझाता हूँ। ये डोमिनेंट सोशल सिस्टम बन गया। इसके अंदर क्या होता था, एक है नोबल्स, एक है क्राउन। नोबल्स ने क्राउन से बोला, किंग या क्वीन से बोला, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लैंड दे दो, बदले में हम आपको देंगे मिलिट्री सर्विसेज इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ नीड, या कुछ भी अगर केस अगर होगा एम्पायर के अंदर, तो हम आपको मिलिट्री सर्विस देंगे। अब नोबल्स इतने पावरफुल थे कि वो ना मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफर करते थे सिर्फ राजा को नहीं, 2 और ग्रुप्स को। ठीक है।
अगर बदले में वो भी कुछ नोबल्स को देने के लिए मान गए, तो एक टर्म यूज होती थी इसके लिए, ये इंग्लिश टर्म ही है वैसे, ठीक है, ये कोई मेडिवल टर्म या संस्कृत या पाली प्राकृत टर्म नहीं है। वेसल एंड पीजेंट्स, जो वेसल्स थे, इसको कई लोग वैसाल भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बोल लो, ठीक है। ये टेनेंट्स थे नोबल्स के लैंड में, ये टेनेंट्स थे। और जो पीजेंट्स थे, दे यूज टू सर्व एज सर्व्स, नौकर, ठीक है, बंधुआ नौकर, बंधुआ मजदूरी जो करेगा। ये क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड के लैंड पर इनको रहना है, उसको क्या देना है इनको, होमेज। होमेज का मतलब होता है रिस्पेक्ट, लेबर, और दे सर्व्ड एज शेयर क्रॉपर्स टू, अपने ही प्रोड्यूस में से कुछ शेयर देंगे। फ्यूडलिज्म का सिस्टम समझ में आया पूरा का पूरा? फ्यूडलिज्म का सिस्टम समझ में आया? ये ऊपर ये, अच्छा ये नेक्स्ट सर्व, सर्व्स, एस ई आर एफ, सर्व। अब नंबर ऑफ सर्व्स है, नंबर ऑफ सर्व्स है तो वो सर्व्स है, ठीक है। बंधुआ मजदूर कहते हैं हम इसे, बॉन्डेड लेबर, ठीक है। ये जो मैं आपको फ्यूडलिज्म जो समझा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा यूरोपियन फ्यूडलिज्म समझा रहा हूँ, लेकिन इसकी झलक ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर इस टाइम पर मध्यकालीन भारत के अंदर आपको देखने को मिलती है। फ्यूडलिज्म का अस्तित्व समझ में आया, नेचर समझ में आया? राजा ने एक बेवकूफी करी यहां पर, याद है? अगर आप गुप्ता एम्पायर की कहानी को कनेक्ट करो, लास्ट चैप्टर हमारा गुप्ता एम्पायर ही था। अच्छा, याद है वो राजा ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के अंदर बहुत ज्यादा लैंड बांटते चल रहे थे लगातार, पूरी चेन है ना। अब मयूर लैंड तो लिमिटेड है, और ऊपर से बेवकूफी इतनी कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन घर के बाहर, याद है इसमें वो कॉपर प्लेट लगा दी जाएगी तो फिर आने वाले टाइम पे कोई कुछ कहेगा नहीं। नोबल्स चालाकी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें जमीन दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो, बदले में हम हमसे मिलिट्री सर्विसेज ले लो। अब इसको ना कनेक्ट, अब इसका एक कनेक्शन सुनना मयूर, दिल्ली में जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, आपका एक प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है, मान लो कि आप ना 4 मंजिला घर बनवाने का आपका सपना है। अब आप सोच रहे हो यार किस्मत कोई खेल खेले मेरे साथ अच्छा सा, तो मेरे पास मेरा घर बन जाए, मेरा किराए पे वो उठ जाए। प्रॉपर्टी डीलर एक आपको अप्रोच करता है, दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर या हर जगह के आजकल प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, उन्होंने आपका एक प्रॉपर तरीके से घर बनवाने का जिम्मेदारी ले ली कि हम 5 स्टार होटल जैसा आलीशान घर बनवा कर देंगे, बस 1 फ्लोर या 2 फ्लोर हमें दे देना, उस पूरी बिल्डिंग में से 4 फ्लोर बनवा कर देंगे, या तो बेसमेंट या 1 फ्लोर हमें दे दो, छत हमें दे दो, ऊपर वाला फ्लोर दे दो। होता है ऐसा, यही चलता है ना, है ना। अब ऐसा क्यों कर रहा प्रॉपर्टी डीलर, आपकी हेल्प करके एक फ्लोर रखने से उसको क्या हो जा रहा है, वो अभी बेच नहीं रहा उसको, जितना उसने आपके घर बनवाने पे लगाया ना, वो वेट करेगा हाफ डेकेड या 1 डेकेड तक, और जैसे उसकी कीमत डबल ट्रिपल हो जाएगी, गोल्ड और प्रॉपर्टी के दाम तो आसमानों को टच करते ही रहते हैं पूरे सालों साल, है ना, वो उसको फिर बेच देगा। कोई भी नहीं बेचेगा तो कोई बात नहीं, कंसिस्टेंटली किराए पर चढ़ाता रहेगा उसको, है ना। राजा, ये दिमाग उस जमाने के अंदर नोबल्स ने लगाया, ठीक है। लैंड लेते रहे लेते रहे लेते रहे राजा से, राजाओं को समझ में ही नहीं आया कि हमारा लैंड एक टाइम पर पूरा का पूरा नोबल्स के पास जा चुका है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग में और प्राचीन भारत के एंड में, एशियन इंडिया के एंड में और मेडिवल इंडिया के स्टार्टिंग में, मैंने आपको 3 चीज़ें बताता था ना, हमेशा से बताता रहा हूँ, जर, ज़मीन और जोरू। ये अगर इंसान के पास जितनी ज़्यादा हो तो इस ज़माने में वो उतना प्रॉस्परस है, और जितनी ज़्यादा ये छिन जाए इंसान के हाथ से तो उतना ज़्यादा वो कंगाल है। हमेशा से बताया ना मैंने आपको ये वाली बात। जर गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, ज़मीन आपका लैंड, जोरू आपकी बीवी, बीवी का एलिमेंट हटाता हूँ यहाँ पर। लेकिन अब ये जर ज़मीन जोरू वाली बात मैं क्यों कहता हूँ, अभी आप देखना, एक की बहन को और बीवी को अभी यहाँ पर किडनैप करा जाएगा। बहुत प्यारी कहानी अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पर लड़ाई देखना वो वाली, जैसे बिल्कुल बॉलीवुड की पिक्चर चल रही हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये 3 टर्म ऐसे ही कहता हूँ, मतलब वो मजाक के लिए नहीं कह रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था 2 चैप्टर्स में। जर, ज़मीन और जोरू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप इसी की पूनमलाल दहिया की हिंदी बुक लेकर आओगे ना, उसमें आपको ये 3 टर्म मिलेंगी, जर, ज़मीन और जोरू, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हावी होता है। अब मैं हावी होता है इन द सेंस के नोबल्स के पास बहुत ज़्यादा लैंड आ जाता है, और अब जो राजा है
अब वो इतना वर्चस्वधारी राजा नहीं रहा, उसका इतना दबदबा नहीं रहा, उसका इतना बोलबाला नहीं रहा। अभी बताऊंगा कैसे। उसके बाद पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होना तो बिल्कुल बट ऑब्वियसली बात है, उथल पुथल चल रही है, इट इज़ अ एज ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम। और बड़ी सारी जो स्टेट्स हैं रीजनल लेवल पे, देवर प्लोरीफरेटिंग, मल्टीप्लाइंग, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बड़े बड़े किंगडम से टूट टूट कर तितर बितर होकर छोटी छोटी स्टेट्स बन रही हैं। ये जो टाइम पीरियड था दक्षिण भारत के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है। आपसे जो भी हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ सेगमेंट्री स्टेटहुड। यानी कि सेगमेंट्री स्टेटहुड का मतलब सिंपल सा इतना है, ये क्या नाम है इसका, मराठा साम्राज्य कॉन्फेडरेसी के अंदर रहता था ना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करती थी, वो उनका एक ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी, लेकिन ज़रूरत के टाइम पर सारे की सारी एक ही छत्र छाया के अंदर है। ये है सेगमेंट्री स्टेटहुड। अब देखो ना, दो वर्ड लिखे हुए, स्टेटहुड अलग अलग अपना एरिया का दबदबा बोलबाला बनाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए एक एरिया है, लेकिन सेगमेंट्री क्या, तितर बितर होकर पड़ा हुआ है, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब साथ में आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर अब देखना, ये जो फ्यूडलिज्म वाली बात मैं आपको बता रहा था ना, नोबिलिटी वाली बात, अब देखो रोल जो था राजा का वो डिमिनिश होने लगा। अब राजा वो वाला राजा नहीं था कि जो एम्पायर जिसका बहुत बड़ा बड़ा, जिसके कोर्ट हैं, दक्षिण भारत की बात हो रही है यहाँ पर, और ये सब कुछ भी फ्यूडलिज्म की वजह से हुआ। एंड ही एक्टेड मोर एज अ रिचुअल हेड। ना ही उसके पास एक अच्छा सा कोई पैसों का बेस बचा है, ना ही उसके पास इन्फेंट्री या कैवलरी है, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं बची है, ठीक है। अब राइटर आपको यहाँ पर बोल रहा है कि जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम जो टाइम पीरियड है 600 से 1200 सीई का, एडी का, हम उसको दो फेजेस में डिवाइड करते चलेंगे, ठीक है। एक उत्तर भारत के लिए, एक दक्षिण भारत के लिए, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 600 टू 750 सीई। अच्छा एक बात और यहाँ पर ना एक एस्टेरिक दे रखा है, एक बात समझ जाओ, कैजुअल सी बात है, पढ़ लो, जब आप सेल्फ रीड करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नीचे आ जाओ। कह रहा है राइटर कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड वैसे ही है, हमने वो पढ़ा था ना, स्काइथियंस, पार्थियंस, है ना, बहुत उथल पुथल नहीं थी उसके अंदर। अब दिमाग अगर पूनम दलाल दहिया जी में वहाँ पर आ गया होता तो हमारे लिए वो चैप्टर ईजी हो जाता। इस चैप्टर के अंदर लेकिन ये खुद बोल रही हैं, कह रही हैं सिंप्लिसिटी को इंश्योर करने के लिए जो पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का नहीं है, बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और उनको एक रफ आइडिया देने के लिए ऐसा करा गया है। एम्पायर्स के बीच में कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए कह रही है कि मैंने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को ऐसे एरा में डिवाइड कर दिया, यानी कि 600 से 750 नॉर्थ इंडिया, 600 से 750 साउथ इंडिया, और 750 से 1200 नॉर्थ इंडिया, 750 से 1200 दक्षिण भारत। ये डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा ये चीज़। ऐसे करके हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके में पढ़ने वाले हैं। तो वो ये कह रही हैं कि कुछ एम्पायर्स हो सकते हैं जो 750 सीई के जस्ट इमीडिएटली बाद भी हो, 780, 790, 800, लेकिन वो है इसी का पार्ट, सिर्फ ये स्टूडेंट्स के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और उनको एक कॉन्टिन्यूस चेन बताने के लिए ऐसा करा, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ ये चैप्टर हमारा बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले हम बात करते हैं उत्तर भारत की। जो टाइम पीरियड है 600 से 750 सीई का, यानी कि कितने साल हो गए, कितने साल, 150 साल। उत्तर भारत के अंदर इट वॉज डोमिनेटेड बाय पावर, ग्रुप, क्लैन, कम्युनिटी, एम्पायर ऑफ पुष्यभूतिस। कहाँ के, थानेश्वर के या थानेसर, आज के टाइम में थानेसर जगह है, कुरुक्षेत्र के पास ना, हरियाणा में है ये, ठीक है। उसके बाद मोखारीज ऑफ कन्नौज, कन्नौज है आपका यूपी के अंदर, यहाँ पर ग्रुप था मोखारीज। सेम टाइम पीरियड 600 से 750 का जो टाइम पीरियड था दक्षिण भारत के अंदर पैरेलली, यहाँ पर 3 मेजर स्टेट्स थी। कांची, आज के टाइम में जिसको कांचीपुरम कहते हैं, कहाँ पर है, तमिलनाडु। यहाँ के पल्लवास, चालुक्यास और बदामी। बदामी कहाँ पर है, बदामी केव्स हैं कर्नाटका में। पांड्यास ऑफ मदुरई, मदुरई अगेन तमिलनाडु के अंदर। जैसा कि हर चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इनके कंटेम्प्रेरी ये नीचे वाले बन जाएंगे, नीचे वालों के कंटेम्प्रेरी ऊपर वाले बन जाएंगे, बस आपको याद रखना है। यानी कि पुष्यभूतिस के कंटेम्प्रेरी कौन, पल्लवास, चालुक्यास, पांड्यास। मोखारीज के कंटेम्प्रेरी कौन, पुष्यभूतिस, पल्लवास, चालुक्यास, पांड्यास।
कांची ये पल्लवास के कंटेम्प्रेरी कौन? पुष्यभूतिस, मोखारीज, चालुक्यास, पांड्यास। चालुक्यास के कंटेम्प्रेरी कौन? पुष्यभूतिस, मोखारीज, पल्लवास, पांड्यास। पांड्यास के कंटेम्प्रेरी कौन? पुष्यभूति, मोखारीज, पल्लवास एंड चालुक्यास। कैसे भी पैटर्न बना लो उनका, ठीक है, याद करना है लेकिन ये आपको। तो द पीरियड फ्रॉम 750 टू 1200 सी, आगे बढ़ेंगे दूसरा फेज। जैसे हमें बोल रहे थे ना ये यहाँ पर कि उन्होंने 2 फेज के अंदर डिवाइड कर रखा है स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो 12,000 से लेकर, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो उसको, 750 से 1200 मान लो, क्योंकि साउथ इंडिया थोड़ा सा ना अलग पड़ जाएगा, आपको वो 1200 तक देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं। द पीरियड फ्रॉम 700 टू 1200 सी नॉर्थ इंडिया, इसको भी हम 2 फेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज 1 750 से 1000, फिर दूसरा फेज 1000 से 1200 सी। 750 से 1000 तक 250 साल के अगर हम इस गैप को देखें उत्तर भारत के अंदर, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट एम्पायर्स थे, ठीक है। इसके बाद उत्तर भारत में पहले कौन था? पुष्यभूतिस, मोखारीज। उसके बाद कौन? गुज्जर प्रतिहर। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया के अंदर पालास एंड राजकोटास इन द डेक्कन। अब देखो इसको समझने का तरीका, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला 750 से 1000 वाला, ये ऐसे बनता है। देखो नॉर्थ इंडिया यहाँ पर, डेक्कन यहाँ पर, बंगाल यहाँ पर, ईस्ट इंडिया, ये वाला ट्रायंगल बनता है ऐसे, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल ऐसे बना ना, नीचे आ जाओ फेज 2 के ऊपर। दिस फेज इज प्राइमरीली नोन फॉर द एज ऑफ कल्फेट। पूरे भारत के अंदर ये जो ट्राइपार्टाइट पावर्स जो ये जो थी, तीनों पावर्स, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। और ये कौन कौन है? गुज्जर प्रतिहर उत्तर भारत में, राजकोटास डेक्कन में, पाल पावर ईस्टर्न इंडिया में। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये काम का है या फिर ये बकवास चीज़ है हमारे लिए, इसको देखते हैं ज़रा। एक इस क्वेश्चन को देख के चलना, अभी मैं आगे बताऊंगा। असेस द इंपॉर्टेंस एंड अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। उससे भी पहले मैं आपको दिखा दूं ज़रा। ये देख रहे हो, प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितना तमिलनाडु के एनसीईआरटीज में दे रखा है चोलास के बारे में उतना बता नहीं रखा है। ये चैप्टर आपको पूरा चोला से ही भरेगा, ठीक है। यहाँ पर नटराज, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ शिवा, सब कुछ के बारे में डिस्कस होगा। अब आपका रिलेशन बनेगा गुप्ता टाइम पीरियड का कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड हेरिटेज एंड कल्चर, चोला पीरियड का, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन मिल गया हमें इस चैप्टर से, नीचे वाला भी क्वेश्चन अभी इसी चैप्टर से सॉल्व होगा। उसके बाद ये देखो, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। ये मेडिवल इंडिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इंडियन लिटरेचर बिलोंग टू दिस पीरियड। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा, ठीक है। उसके बाद पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द एज ऑफ स्पिरिट, ये भी इस चैप्टर से बनेगा। उसके बाद ये देखो, ईस्टर्न इंडिया का पाला पीरियड कहाँ है, ये मैं आपको डायग्राम बता के दिखा रहा हूँ ना अभी। तो ये 750 से 1000 सी का जो टाइम पीरियड है, ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ उसकी। पालास इन ईस्टर्न इंडिया, क्वेश्चन देख लो 2000, ये 22 का क्वेश्चन था, ये भी 22 का क्वेश्चन था, ये 20 का क्वेश्चन था, ये भी 20 का क्वेश्चन था। पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एन्यूमरेट, ये भी इस चैप्टर से बनेगा। दो 2013 का क्वेश्चन, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन द अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शन। तो वो मैं आपको ब्रॉन्ज नटराज स्कल्पचर दिखाऊंगा। सिर्फ एक चैप्टर हम करने जा रहे हैं वाला, एक चैप्टर सिर्फ ये। अभी मैंने आपको ग्रुप पे लिखा था हम इसको 1/5 आज कंप्लीट करेंगे और 5 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, हम आराम से चलेंगे। परसों तक का हमने टारगेट लिया 3 दिन का। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7
7 क्वेश्चन तो सिर्फ डायरेक्टली हमें इस चैप्टर से दिख रहे हैं, पूरी इस सिलेबस के इस वाले एस्पेक्ट से, पूरी हिस्ट्री से। इंडियन कल्चर विल कवर इंडियन एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। इतना बड़ा सिलेबस है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स का इंडियन कल्चर एलिमेंट। 7 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ जेन्युइन प्रूफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सोच लो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और चोला और ये पाल और ये बुद्धिज़्म या और टेम्पल आर्किटेक्चर इस टाइम पीरियड का कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, खैर छोड़ो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिस वॉज एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये जो ट्राइपार्टाइट पावर जो थी, गुज्जर प्रतिहार उत्तर भारत में, पालास ईस्टर्न इंडिया, राजकोटास आपका दक्कन में। ठीक है, दे गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू मैनी स्मॉलर किंगडम्स। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन की बात आई ना, इसी के बेसिस पर ये नाम है, ये एज ऑफ रीजनल कन्फिगरेशंस। ठीक है, बनेंगे भी और एम्पायर्स टूटेंगे भी। फॉर इंस्टेंस नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो गुज्जर प्रतिहार का जो एम्पायर था, इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड और बड़ी सारी राजपूत स्टेट्स इमर्ज होकर आई, राजपूत डायनेस्टीज इमर्ज होकर आई, जैसे चौहान्स जो आज के टाइम पे चौहान है। ठीक है, चंदेलास, ठीक है, परमार्स ऑफ मालवास। अब ये जो स्टेट थे, इन्होंने आपस में तो नहीं लड़ा, टर्क आपस में लड़ा है, कुछ कुछ इवेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनके सामने जो चुनौती थी वो थी 11वीं और 12वीं शताब्दी में। अब देखो 11वीं शताब्दी हम कैसे कहेंगे, ये हम पहुंच तो गए हैं यहाँ पर 1100-1200 के आसपास, 11वीं-12वीं शताब्दी में, है ना। तो यहाँ पर टर्किश इन्वेजन्स जो होती थी, अफगान इन्वेजन्स जो हो रही थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेन दोबारा से एक युद्ध का मैदान बन चुका था। तो दीज स्टेट्स फॉट एंड रेजिस्टेड द टर्किश अटैक्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बाय महमूद गजनी एंड मोहम्मद गोरी, लेकिन ज़्यादा टाइम तक संभाल नहीं पाए। but had to yield ultimately as they failed to stand united against the invaders। आपस में अगर क्या कहते हैं खड़े होते हैं इन्वेडर्स के खिलाफ, तो भारत के अंदर इन्वेजन्स नहीं होती। ठीक है, और वो हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जैसे ये 12th सेंचुरी 1200 का साल खत्म होगा ना, ये अगले चैप्टर के अंदर जब आप इसको पढ़ोगे, बस ये चैप्टर नंबर 9 है, 10th वाला भी उथल पुथल से रिलेटेड है। 1200 के बाद आपका शुरू हो जाएगा ये आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये अटैक्स को रोक नहीं पाए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जो भी अटैक्स हो रहे थे उसको रोक नहीं पाए। ठीक है, अब ऐसे ही करके यहाँ पर कौन आ जाएगा, जब पोर्चुगीज यहाँ पर आते हैं, पोर्चुगीज जब यहाँ पर आते हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। देखो मेडिवल इंडिया ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ ही चलती है। आप दिल्ली सल्तनत मान लो और वहीं से आप मॉडर्न इंडिया की शुरुआत भी मान लो। सर बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाली बात आपको क्लियर हो जाएगी भी जैसे मैं आपको चैप्टर नंबर 11 की तरफ लेकर चलूँगा। ठीक है, पोर्चुगीज जब यहाँ पर आते हैं तो उनको व्यापार करने में सबसे बड़ा जो चुनौती होती है, जो सामना करना पड़ता है, वो किसका करना पड़ता है। भारत में कौन होते हैं, पागल हो गए हो, पोर्चुगीज सबसे पहले थे। अरब ट्रेडर्स कहाँ से, अब आपको कहाँ से देख रहे हैं, ये दरवाज़ा कहाँ खुला, 1000 से 1200 CE का, देख रहे हो ना। ये टर्किश अटैक्स होना शुरू हो गए, इन्वेजन को रोक नहीं पाए, उन्होंने अपना बोलबाला बना लिया। भारत के अंदर कोई सेंट्रलाइज पावर है नहीं इस टाइम पर, नहीं है क्या सच में, वो आप इस चैप्टर में जान जाओगे। ठीक है, और अगले चैप्टर में क्या क्या हमें बस ये समझना होता है कि नॉर्थ वेस्ट इन्वेडर्स जो है ना, ये सारे के सारे अरब इन्वेडर्स हैं जो भी आ रहे हैं, जो भी मुसलमान रूलर्स यहाँ पर बनकर आ रहे हैं। वो अब उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं है, प्यारे बनकर नहीं आ रहे हैं वो पोर्चुगीज की तरह। वो ये कह रहे हैं पहले हम टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है श्रेया जो खिचड़ी को बगल से खाना शुरू करेंगे ना, डायरेक्ट बीच में ही हाथ मारा है। ठीक है, तो ये खिचड़ी वाली बात समझ में आई जो मैंने श्रेया को समझाई है ना, याद है सबको, जिसको याद नहीं हो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। तो द टाइम पीरियड फ्रॉम 850 to 1200 CE इन दक्षिण भारत इट सॉ द सुप्रीमेसी ऑफ चोलास। अब आप कहोगे सर चोला चेरा पांड्या के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, संगम लिटरेचर में, इनका बोलबाला आगे तक भी कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और चोला, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चोला और पालास को अगर आप फोकस कर रहे हो ना, सिर्फ एक एलिमेंट पे फोकस करना है इनके, जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, इनका आर्ट एंड कल्चर। यूपीएससी कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि इनका रूलर कौन था, पहले पाल रूलर कौन था, ये कौन था, वो कौन था, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, और ऊपर से
दो भक्ति, शिवा प्लस बुद्धिज्म, बस यही पूछता है यूपीएससी से, ठीक है। अब यहाँ पर हालांकि जो भारत था, अब ये टाइम पीरियड जो है, देखो आपने ये देख लिया, 650 से 750 नॉर्दर्न इंडिया, 650 से 750 सदर्न इंडिया, 750 से 1000 नॉर्दर्न इंडिया, या 1200 मान लो नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा 1000 से 750 से 1000, 1000 से 1200 पूरा नॉर्दर्न इंडिया। अब 850 से या 750 से 1200 पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, इवन दो इंडिया वॉज पॉलिटिकली डिवाइडेड ड्यूरिंग दीज ईयर्स, this era added new and rich cultural elements in the field of art, literature, and language. In fact, some of the best specimens, best examples of temple architecture और Indian literature इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। बस यूपीएससी का मेन टारगेट यही है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और दक्षिण भारत, यहीं से सब कुछ ज़्यादातर कंटेंट निकलता है। अब इसका एक फ्रेमवर्क देखते हैं। पहले उत्तर भारत 600 से 1200 पूरा, दक्षिण भारत 600 से 1200 पूरा। पहले उत्तर भारत पर आओ, इसको डिवाइड करते हैं 600 टू 1200 को, 600 टू 750, फिर 750 से 1200 पर चलेंगे। ये जो 150 साल था, यहाँ पर पुष्यभूतिस ऑफ थानेसर हरियाणा, मोखारिस ऑफ कन्नौज यूपी। इसके बाद ये जो टाइम पीरियड है 250 साल का, यहाँ पर गुज्जर प्रतिहर ऑफ अगेन हरियाणा, पालास ईस्टर्न इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया कह लो, और गुजर प्रतिहर नॉर्थ इंडिया, पालास ईस्टर्न इंडिया एंड राजकोटास डेक्कन, ठीक है। ये इनका फिर और डिसइंटीग्रेशन होगा, तितर बितर होकर कि ये जो 100 साल हैं इनमें इनका फ्रेगमेंटेशन होगा, स्मॉलर रीजनल किंगडम्स यहाँ पर बनेंगे। दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, 600 से 1200, इसको डिवाइड करते हैं 600 से 750, 150 साल का जो टाइम पीरियड है। पल्लवास ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु, चालुक्यास ऑफ बदामी कर्नाटका, पांड्यास ऑफ मदुरई, ये वही पांड्यास हैं चोलाचेरा पांड्या वाले, ठीक है। केरला पुत्र की कहानी खत्म हो गई। केरला पुत्र कौन थे? चोला से केरला पुत्र। मयूर जोर की थप्पड़ मारो अपने एक बारी, ठीक है। 750 से 1200 यहां पर है चोलास, ठीक है। फ्रेमवर्क समझ में आया इसका पूरा का पूरा। अब इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। नॉर्दर्न इंडिया में वो पहले आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले कौन है प्रोमिनेंस में इन 150 साल में? सबसे पहले पुष्यभूतिस। आप इसको कहे, आप चाहे इसको थानेश्वर कह लो, थानेश्वर कह लो, या थानेसर कह लो, एक ही बात है, देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। थानेश्वर SWAR, थानेसुर SUR, थानेसर SAR, ठीक है, कुछ भी कह लो। जगह कहाँ की है? बिस्मिल नहीं, महाराष्ट्र नहीं है, हरियाणा है, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइटर कह रहा है कि अंटिल द मिडल ऑफ द 6th सेंचुरी CE। अब देखो, एक प्रक्रिया कब हुई थी? 6th सेंचुरी BC में। रिमार्केबल टाइम पीरियड थे ना, आयरन एज, सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज है ना, वर्धमान महावीरा, गौतम बुद्ध, उसने एक हमारे भारत को एक शेप दी थी। ये टाइम पीरियड भी अब बिल्कुल एक सेंचुरी के बाद ऐसे ही लौट कर आ रहा है, CE वाला, ठीक है। फिर से भारत को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन 6th सेंचुरी CE तक गुप्ता एम्पायर जो है, इट हैड प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू उत्तर भारत, स्पेशली यूपी और बिहार रीजन्स में, ठीक है, लगभग 160-150 सालों के लिए, ठीक है। गुप्ता एम्पायर जब डिक्लाइन होता है, उसके बाद उत्तर भारत में बड़े सारे किंगडम्स जो हैं वो तितर बितर होकर इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते हैं। अगर हम थोड़ा सा एक सेंचुरी पहले जाकर देखें, 100 साल पहले जाकर देखें, 5th सेंचुरी की बात करें, 5th सेंचुरी के आसपास हमारे देश में इन्वेजन होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था, ये कंप्लीट तरीके से रूल के अंदर आ गया था ऑफ द वाइट हॉर्न्स। याद है ये था जो ग्रुप था, है ना। तो ये आए थे ट्राइबल ग्रुप से, इन्वेट करते हुए आए थे। 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और जबकि अगर आप बात करो 6th सेंचुरी BC की, मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी BC की, आप यहाँ पर अगर चले जाओ 150 साल आगे चले जाओ, तो जो नॉर्थ इंडिया और जो वेस्टर्न इंडिया था, इट वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट फ्यूडेटरीज, फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द गुप्तास। इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिलीज जो कि पावर में आई, जब तक वो वेट कर रही थी कि गुप्ता एम्पायर वीक नहीं होता। ये हमने पढ़ा भी था, चैप्टर को यही हमने छोड़ा था, याद है ना। हर एम्पायर में यही देखने को मिला है श्रेया में कि इसमें
रूलर जो था बहुत पावरफुल था, तब तक फ्यूडल लॉर्ड चुप रहे। जैसा वो देखते कि आने वाले जो वंशज हैं वो कमज़ोर हैं, उनके अंदर इतना विल पावर कैलिबर नहीं है, तो बस इसको ओवरटेक कर लो, ठीक है। यही ऐसा मॉरन के साथ हुआ था, ऐसा हर जगह हुआ था ऑलमोस्ट, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली विच गेन प्रोमिनेंस आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्तास वर द पुष्यभूतिस, ठीक है, जिनका कैपिटल कहाँ था, थानेसर में, कुरुक्षेत्र के पास, हरियाणा में। अब क्लियर हो गया अब इसमें, हरियाणा में है जगह, ठीक है। अब दो मेजर हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं हमारे पास अगर हमें पुष्यभूति डायनेस्टी को पढ़ना है। एक हर्ष की बायोग्राफी, अभी कौन हर्ष है, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्ष की बायोग्राफी जिसके बारे में अभी तक हम डिस्कस करते रहते थे एनसीईआरटीज वगैरह में, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, एक पूरी बॉलीवुड की मूवी हम लोग देखेंगे। बहन को उठाया, किसी की बीवी को उठाया, उसके पति को मारा, बहन को रेप करने की कोशिश करी, भाई छुड़ा कर लेकर गया, और कैसे करके दुश्मनों से बदला लिया गया। ये रियल में हुआ था, और अभी हम अगले पेज पर इसको देखने वाले हैं पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। अभी देखते हैं। तो दो मेजर हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पुष्यभूति डायनेस्टी। दे आर हर्षचरिता, बायोग्राफी ऑफ हर्ष, ये बायोग्राफी है। अब बायोग्राफी है तो डेफिनेटली किसी ने लिखी है, अगर ऑटोबायोग्राफी होती तो हर्षवर्धन ने खुद लिखी होती। नाम है, रुक जाओ इसको मिटा देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ ताकि आप स्पेलिंग देख सको, हर्षचरित, ठीक है। अ बायोग्राफी ऑफ हर्ष, इट वॉज रिटन बाय हर्ष कोड पोएट, हर्षवर्धन का कोड पोएट था बाणभट्ट। इसका नाम तो सुना ही होगा, और ये भी सुना ही होगा, एनसीईआरटी में 6 क्लास में, तमिलनाडु में, हर जगह बहुत महीनों से डिस्कस करवा रहा हूँ मैं इसको, है ना। नाम तो सुना ही होगा, फैमिलियर तो हो गया, कंटेंट नहीं पता होगा अंदर क्या है, नाम तो सुना ही है। उसके बाद शुआनसेंग का नाम सुना है, ह्यूएनसेंग, ठीक है। तो शुआनसेंग कह लो उसको, हुआनसेंग कह लो, या शुआनजेंग कह लो, ठीक है। ये चाइनीज पिलग्रिम था, उसके ट्रैवलॉग अकाउंट से हमें देखने को पता लगता है। ट्रैवलॉग से कैसे पता लगता है, इसकी दोस्ती हो गई थी हर्षवर्धन के साथ, हर्षवर्धन का अच्छा फ्रेंड बन गया था ये, ठीक है। जब फ्रेंड बन गया था तो कैसा 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 ट्रैवलर था, क्या करने आया था भारत, बुद्धिज्म को स्टडी करने और उसको प्रमोट करने आया था। तो हर्ष के कोर्ट में या हर्षवर्धन के टाइम पर हमें कुछ बुद्धिज्म को सपोर्ट देखते हुए मिलेगा क्या, क्या बुद्धिज्म को सपोर्ट दिया जा रहा है, बिल्कुल। ओरिजिनली ये शिवा भक्त था, बट ही ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म, ठीक है। ये वाली बात किसकी वजह से हुई पॉसिबल, इसकी दोस्ती जो हो गई शुएनजेंग की हर्षवर्धन के साथ। अब देखो क्या है यहाँ पर ना, एक चीज बस एक अड़ंगा पैदा करेगी आपके लिए, लेकिन वो अड़ंगा सिर्फ आपके लिए नहीं, यूपीएससी के लिए खुद के लिए भी है। वो यहाँ पर आपको ट्रैप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ट्रैप हो जाएगा। जो पहले 3 राजा है ना, उसके बारे में नाम जानने की कोशिश मत करना, उसके बारे में नाम, उसके नामों को लेकर उनके बारे में कंफ्यूजन रहता है। उनके बारे में जो शुरू के जो 3 राजा हैं डायनेस्टीज के, द फर्स्ट 3 किंग्स ऑफ द डायनेस्टी, उनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। और ऐसा माना जाता है जो चौथा राजा है, शायद से हो सकता है कि और राजा रहे हो। 3 के बारे में तो पता है कि 3 थे, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में, कुछ भी नहीं है, तो डिस्कस करने लायक भी नहीं है, क्योंकि नाम भी प्रॉपर तरीके से नहीं पता। एंड मोस्ट लाइकली देखो एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। द डायनेस्टी केम इनटू प्रोमिनेंस, लाइमलाइट में आती है विद द एक्सेशन ऑफ प्रभाकर वर्धन, हु वाज एबल टू डिफीट द हुन्स। कौन से हुन, व्हाइट हुन्स, ये था, समझ रहे हो ना, नाम है इनका, इन्हीं को बोलते थे। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मतलब श्रेय है ना, मैं किसी को दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर ये था वो था, ठीक है, मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, ये था। एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इन द रीजन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अभी हम कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी हम उत्तर भारत में, अभी ठीक है। उत्तर भारत में हम कौन से स्टेट में खड़े हुए हैं अभी इस टाइम पीरियड पर, हरियाणा में खड़े हुए हैं। फालतू बातें नहीं, एक जगह बोलो पहले, हरियाणा के अंदर अभी हम खड़े हुए हैं। पहले इनका रूल यहाँ पर है, फिर आगे कहीं और शिफ्ट होगा। कौन से साल में बैठे हम लोग, अभी आप कौन से साल में बैठे हो, 2023। यहां पर हम कौन से साल में, 600, ठीक है। 600 के आसपास की कहानी चलेगी, कब तक, 750 तक। पुष्यभूतिस ओरिजिनली ये फ्यूडेटरीज थे गुप्तास के। अब फ्यूडेटरीज थे, अब ये वाली बात समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको इतना प्यारा दिया,
ज़्यादातर लैंड इनके पास आ गया था। आने वाले गुप्ता रूलर्स काफ़ी वीक थे, रेजिस्ट कर नहीं पाए इनके रूल को। मौका देखा और करके पावर में ये लोग एंटर कर गए। समझ गए? चौथा रूलर प्रभाकर वर्धन। फर्स्ट 3 रूलर्स अननोन। इसका रूल कब शुरू होता है? अराउंड द मिडल ऑफ द 6th सेंचुरी सी। अभी तक हम मयूर कहां पर थे? 600 से शुरू कर रहे थे हम लोग, अब हम 650 पे डायरेक्टली जंप कर गए हैं। 3 रूलर्स क्योंकि निकल गए हैं। ठीक है। चौथा राजा था डायनेस्टी का जिसने एक्चुअली फाउंडेशन लीड करा पुष्यभूति डायनेस्टी का। बहुत अच्छा जनरल था, मिलिटरीली बड़ी सारी मिलिटरीली काफ़ी स्ट्रांग था और बड़ी सारी मिलिट्री विक्ट्रीज इसने जीती थी, करी थी, विक्ट्रीज करी थी। लेकिन जर्नल था, मिलिट्री विक्ट्रीज करी थी। ये वाला पॉइंट किसके कंटेक्स्ट के अंदर सही बैठता है? पहले गुप्तास। ठीक है। और बाद में जाकर जब प्रोमिनेंस में आता है तो उसने ओवरटेक कर दिया उसको। ठीक है, एक मिनट रुकने जरा यार। तो ही एस्टैब्लिश इंपॉर्टेंट मैरिटल अलायंसेस विद मोखारीज ऑफ कान्यकुब्ज या कन्नौज, यूपी। और इधर के ही ब्राह्मण होते हैं, आपने सुना होगा कान्यकुब्ज ब्राह्मण। ब्राह्मणों की कैटेगरी, जैसे मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ। ठीक है, हाँ, मेरा गोत्र है उपमन्यु और कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ। हमारा मतलब जो रूट जो माना जाता है वो कन्नौज यूपी के पास माना जाता है रूट। ठीक है, हमारी फैमिली का। तो उसके हिसाब से वी आर कान्यकुब्ज ब्राह्मण। तो ही स्टैब्लिश इंपॉर्टेंट मैरिटल अलायंसेस विद द मोखारीज ऑफ कान्यकुब्ज। कैसे भाई? मैरिटल अलायंसेस ऐसा तो है नहीं कि ये रजिया सुल्तान के साथ बनाएगा। उस एरा में वो फैमिली होनी चाहिए ना, कंटेम्प्रेरी होनी चाहिए। तो देखो थाने सॉरी पुष्यभूतिज के कंटेम्प्रेरीज मोखारीज बगल में ही है, बगल में ही है। मैं भी आपको एक तिगड़म नहीं दे रहा था, जल्दी जल्दी मैं बोल गया ये उसके कंटेम्प्रेरी, उसके कंटेम्प्रेरी, उसके कंटेम्प्रेरी। उसी में ये चीज़ अभी आप देख लो, कंफ्यूज मत होना। अभी सिर्फ आप ये याद रखो, नॉर्थ इंडिया में इस 150 साल के कार्यकाल में 600 से 750 सीई में पुष्यभूतिस हरियाणा में मिलेंगे, मोखारीज मिलेंगे कन्नौज में। और कन्नौज कहाँ पर है? यूपी के अंदर। ठीक है, देयर नेबर्स टू द ईस्ट। और ये कौन सी ईस्ट की बात हो रही है? यूपी की। ठीक है, अब सुनना, कहानी यहीं से शुरू होगी। बेचारी इतनी अच्छी इसकी शादी होगी और उसके साथ बहुत बुरा होगा इस लड़की के साथ। ठीक है, राजश्री। अब यहां से कहानी शुरू होती है हमारी, एक बॉलीवुड ड्रामा प्रॉपर तरीके से। ही स्टैब्लिश इंपॉर्टेंट मैरिटल अलायंसेस विद मोखारीज ऑफ कान्यकुब्ज टू द नेबर्स ऑफ द ईस्ट। बड़ी अच्छी तरीके से बहन की शादी करी, लेकिन इसको क्या पता था कि बहन की किस्मत में ऐसा ऐसा होना लिखा है। बाय मैरिंग इज डॉटर, बहन कह रहा हूँ सॉरी, बेटी। बाय मैरिंग इज डॉटर राजश्री टू द मोखारी रूलर ग्रहवर्मन। ठीक है, इसके कदम, राजश्री के कदम ग्रहवर्मन की जिंदगी में पड़ेंगे। इसके ऊपर तो लग जाएगा ग्रहण। ठीक है, इसका भी होगा मर्डर। और इसके साथ क्या होगा अभी देखते हैं। ठीक है, ग्रहवर्मन और राजश्री की शादी हुई है। ठीक है, थोड़ा हम कुछ और एस्पेक्ट अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। पहले इनकी शादी होने देते हैं, हनीमून वगैरह मनने देते हैं, फिर वापस आते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, किसकी डेथ? प्रभाकर वर्धन। इसका एक बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, ही केम टू द गद्दी, बट धोखाधड़ी से इसका मर्डर हो जाता है शशांक के द्वारा। बस गंदी नजर इसकी और राजेश्वरी की बुरी किस्मत शुरू। ठीक है, द किंग ऑफ गौद, डेट इज बंगाल और बिहार का ये राजा था, ईस्ट इंडिया के राजा था शशांक। शशांक ने धोखाधड़ी से राज्यवर्धन को मार डाला। किसका बड़ा बेटा था ये था प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा। बाकी 3 तो रूलर्स हमें भी नहीं पता है, हम तो चौथे रूलर्स यानी कि इसको तो फर्स्ट ही मान के चल रहे हैं हम लोग। फर्स्ट ऐसा फर्स्ट रूलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी का प्रोबेबली है, देखो माँ कसम खा के तो यूपीएससी के चेयरमैन भी नहीं बोल सकता इस बात को कि प्रभाकर वर्धन चौथा रूलर था। ठीक है, हमारे हिसाब से ये चौथा रूलर है क्योंकि बुक हमें बता रही है। तो हमें कोई स्टोरियन तो बनना नहीं है, जितना लिखा हुआ है उसको बस समेटना है हमें। प्रभाकर वर्धन, ठीक है, अपनी बेटी की शादी कराई, राजश्री नाम था बेटी का, दामाद था ग्रहवर्मन। ठीक है, बूढ़ा होता है, मरता है। ठीक है, बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है, कुछ टाइम ही बैठ पाता है। शशांक से लड़ाई हो जाती है, जो कि बंगाल बिहार का राजा था, गौद रीजन का राजा था, और वो राज्यवर्धन को धोखाधड़ी से मार देता है। ठीक है, अब इसका भाई होता है हर्षवर्धन।
सिर्फ 16 साल का होता है इस टाइम पर, सिर्फ 16 साल का, लेकिन इतना बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट होता है, इतने बढ़िया बढ़िया तौर तरीकों से ये शशांक को हराता है। शशांक के साथ ना एक हरामजादा और मिला हुआ था, ये क्या नाम था इसका, देवगुप्त, रूलर ऑफ मालवा, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसकी बहन को बांध लिया था, राजश्री को, अभी हम देखेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन, अब हर्षवर्धन के साथ कहानी शुरू होती है। राजश्री और गृहवर्मन का हनीमून खत्म, ठीक है, जितना रोमांस करना था कर लिया। अब गृहवर्मन की जिंदगी में लगाते हैं ग्रहण। गंदी नजर किसकी, शशांक की और इसकी। अब ये पहले सीख जाओ, अभी तो आ जाएगा पैराग्राफ में देवगुप्त, ठीक है। देवगुप्त और शशांक की नज़र है राजश्री पर और गृहवर्मन को मारने पर। और शशांक ने एक कांड तो कर ही दिया वैसे भी, है ना, राज्यवर्धन को तो मार ही दिया है, भाई बीच में आया है हर्षवर्धन, ठीक है, ये संभाल रहा है। देखते हैं 606 से लेकर 647 सी तक, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।